हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ अनीमिया एंड हम जानेंगे कि एग्जैक्टली अनीमिया होता क्या है एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। सो अनीमिया एग्जैक्टली occurs when there is not enough healthy blood cells are present to carry the oxygen at the body's organ. Okay, so जब भी बॉडी के अंदर O2 की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। ओके, अब अगर हमें पता है कि O2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, जिसे कि हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाए, so that will result in the O2 deficiency inside the body and that causes the anemia. Okay, so anemia occurs when there are not enough healthy blood cells are present to carry oxygen at the body's organ or tissue, and it's a common to feel cold and symptoms of tiredness and weakness. So जो भी एनीमिया का पेशेंट होगा उसको हमेशा टायर्डनेस और फटीगनेस लगेगी क्योंकि O2 जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब जब भी हम अनीमिया को क्लासिफाई करते हैं तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है आयरन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम एचबी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, यानी कि आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए मोस्ट कॉमन जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, एंड मेनली इंडिया के अंदर फीमेल्स अफेक्टेड होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीसी, सो आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन डिलीवरी करना टिश्यूज तक। इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज एंड इसका अनदर नेम है एरिथ्रोसाइट्स। और जब भी हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इट वेरीज विद फीमेल, मेल एंड न्यूबॉर्न। ओके, सो न्यूबॉर्न के अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, देन मेल्स के अंदर होता है, देन लास्ट में फीमेल के अंदर होता है। ओके, सो न्यूबॉर्न के अंदर होता है 6 to 7 मिलियन, मेल के अंदर 5 to 6 एंड द फीमेल रेंज बिटवीन 4.5 to 5.5 मिलियन। ओके, पर माइक्रोलीटर। देन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन भी वेरी करता है मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न में। सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न्स के अंदर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है, देन उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। देन मेल के अंदर 14 to 18 एंड फीमेल के अंदर 12 to 16। ओके, अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, सो अगर हम एक आरबीसी को देखते हैं तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 640 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आरबीसी कंटेन सेवरल हंड्रेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। एंड जब भी हम एमसीएच की बात करते हैं, एमसीएच विच इज mean corpuscular hemoglobin, so that this is the formula to determine the MCH। and जब भी MCH decrease होता है, so that decrease in the microcytic cells। microcytic cells means जब आरबीसी का साइज बहुत छोटा हो जाए, और इंक्रीज होता है जब आरबीसी का साइज क्या होता है, बहुत ही इंक्रीज होता है, यानी कि इन मैक्रोसिटिक सेल्स। ओके, सो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है अनीमिया की? सो अनीमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय पैलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो कब कब होगा? तब जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 12 ग्राम परसेंटेज से कम हो जाए, या फिर आरबीसी अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, यानी कि 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड से भी कम हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन इन कैरिंग कैपेसिटी जो है आरबीसी की वो कम हो जाए। ठीक है, तो तीन कंडीशन में यहाँ पे अनीमिया हो सकता है, या तो एचबी कम हो रहा है, आरबीसी कम हो रहा है, या फिर सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। एक्टिवा ऑफ आई इन नेचुरल लाइट। सो हमने यूजुअली डॉक्टर्स को देखा है कि जब भी वो अनीमिया चेक करते हैं तो जो बेस्ट साइट होती है वो लोअर कंजक्टिवाई होता है, किसका? आई का, इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लाइट। ओके, तो ये सारे कॉजेज हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉज हो सकता है, जब भी बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस होता है तो भी अनीमिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर देर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का सडनली डिस्ट्रक्शन जो है बॉडी के अंदर बहुत तेज हो रहा है तो अनीमिया हो सकता है। ओके, नाउ दीज आर द मेन कॉजेज। अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि आयरन, अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई, या फिर कॉपर। ठीक है, अगर बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है तो भी अनीमिया हो सकता है। कोई क्रोनिक डिजीज है बॉडी के अंदर तो हो सकता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जस्ट इन केस ऑफ थैलेसीमिया, ओके, तो हो सकता है। या फिर अगर बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी अनीमिया हो सकता है। जब भी हम अनीमिया को क्लासिफाई करते हैं तो हम दो कैटेगरीज देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज वी क्लासिफाइड अनीमिया एज द ब्लड लॉस, देन जब भी इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। ओके, सो और जब भी हम मॉर्फोलॉजी के केस में देखते हैं तो नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। नॉर्मोसिटिक मीन्स नॉर्मल साइज है, मैक्रोसिटिक मीन्स बहुत माइक्रोसिटिक मीन्स बहुत छोटा है, एंड मैक्रोसिटिक मीन्स जब आरबीसी का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द अनीमिया।
ओके, अनीमिया जैसे कि हमने बताया कि मैक्रो, नॉर्मो एंड माइक्रो, एंड दीज आर द मेन कॉजेज। ओके, तो मैक्रो जो हो सकता है वो हो सकता है जब भी विटामिन B12, फॉलिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है, एंड इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज, ड्रग्स दैट इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, इन सारी ड्रग्स की इंटेक्स की वजह से। और नॉर्मोसिटिक कब होगा? जब भी एक्यूट ब्लड लॉस हो जाएगा, क्रोनिक डिजीज या बोन मैरो फेलियर है, या फिर हिमोलिसिस की कंडीशन है। देन माइक्रोसिटिक अगर हीम सिंथेसिस डिफेक्ट है या कोई क्रोनिक डिजीज है या ग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्ट है, एज इन केस ऑफ थैलेसीमिया, तो हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? मींस किसी पर्सन को अगर अनीमिया है तो क्या उसको इनिशियल सिम्टम्स आएंगे। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वीकनेस होगी, फटीगनेस होगी, पेल स्किन होगी, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, देन इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, फेंटनेस, डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ग्लोसाइटिस। Then already we have described that microcytic means small RBCs, normal RBCs are normocytic, and large RBCs means macrocytic. Okay, now we're going to learn about the each and every type of the anemia. तो सबसे पहले हमारे पास hemorrhagic. Okay, so hemorrhagic means एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अगर बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है किसी भी केस में, यानी कि अगर कोई सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उस अनीमिया को हम बोलते हैं हीमोरेज। ओके, हीमोरेजिक अनीमिया। सो अगर एक्सेसिव लॉस है मींस आरबीसी जो है वो कम हो रहे हैं, यानी कि आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, तो यानी कि इट विल लीड्स टू डायरेक्टली हीमोग्लोबिन का काउंट कम। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ओके, सो हीमोरेजिक अनीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं एज एक्यूट एंड क्रोनिक। ओके, सो एक्यूट मींस सडन लॉस ऑफ ब्लड, सडन लॉस ऑफ ब्लड, और अगर वो लार्ज क्वांटिटी में हो तो एक्यूट हीमोरेज। ओके, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर विद इन 24 आवर्स बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और उस पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में क्या होगा? दे विल बी डिक्रीज आरबीसी एंड इट विल लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज हाइपॉक्सिया। ठीक है, लेकिन एक्यूट केस में क्या होता है कि अगर डिक्रीज हो रहा है आरबीसी और हाइपॉक्सिया की कंडीशन हो गई है, तो बोन मैरो स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से बोन मैरो स्टिमुलेट होगा एंड इट विल लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये कंडीशन वापस से रिवर्स हो जाने की, ठीक हो जाए, इसके बहुत चांसेस होते हैं। अब क्रोनिक हेमरेज क्या होती है? तो क्रोनिक हेमरेज का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ओके, जस्ट कोई एग्जांपल पढ़ते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट क्रोनिक, तो क्रोनिक से समझ आ गया कि बहुत टाइम से बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा था लेकिन पेशेंट को पता नहीं चल पा रहा है। ओके, तो ये किस कंडीशन में हो सकती है? अगर कोई पर्सन को पैप्टिक अल्सर्स है, स्टमक के अंदर अल्सर्स है, उसको नहीं पता चल रहा, या परप्यूरा की कंडीशन है, तो उसको पता नहीं चल रहा है इंटरनली ब्लीडिंग है, लेकिन वो ब्लीडिंग टाइम के साथ साथ इतनी बढ़ जा रही है कि क्रोनिक कंडीशंस में आ गई है कि इट लीड्स टू अनीमिया। Okay, so due to continuous loss of blood, lot of iron will be lost from the body, and it will leads to iron deficiency and anemia ultimately. And this affects the synthesis of hemoglobin also. So less hemoglobin will be synthesized, and there will be it will leads to chronic hemorrhage conditions. Now, next we have the hemolytic anemia. So as the name suggests, hemolytic मतलब RBCs का lysis हो रहा है. So it means the destruction of RBCs. Okay. So anemia due to excessive hemolysis, which is not compensated by the increased RBC production, is known as hemolytic anemia. Okay. So यानी कि body के अंदर mechanism भी चल रहा है compensate करने के लिए, लेकिन RBC का destruction इतना ज्यादा हो चुका है कि वो compensate नहीं हो पा रहा है. So that condition results in hemolytic anemia. तो यहाँ पे भी दो टाइप के आते हैं, पहला एक्सट्रिंसिक, दूसरा इंट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक मींस एज द नेम सजेस्ट एक्सट्रिंसिक। ओके, सो डिस्ट्रक्शन of RBCs by some external factors. Okay, so whenever healthy RBCs are hemolyzed by factors outside the blood cell, so what factors are there? So external factors like due to antibodies, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, या किसी ड्रग्स की इंटेक्स की वजह से। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन कॉजेज अगर हम बात करें तो कॉमन कॉजेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जस्ट इन केस ऑफ लिवर फेलियर, या फिर रीनल डिसऑर्डर, या फिर बर्न्स के केस में। ओके, देन आ जाता है इंट्रिंसिक हिमोलिटिक। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरनल फैक्टर्स। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय द डिफेक्टिव आरबीसी। अगर आरबीसी ही डिफेक्टिव है, ओके, सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज। सो यहाँ पे अनहेल्दी आरबीसीज का
प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो अनहेल्दी आरबीसीज का मतलब क्या है? जिसका शॉर्ट लाइफ स्पेन हो या शॉर्ट लिव्ड हो। ओके, सो दे गेट डिस्ट्रॉयड वेरी अर्ली। ओके, so intrinsic hemolytic anemia is often inherited, and it also includes certain conditions like sickle cell anemia and thalassemia. Okay, now another type of anemia we have is microcytic, एंड माइक्रोसिटिक में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मटरनल एनीमिया। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है फीमेल्स को। ओके, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से क्या समझ आ रहा है कि बॉडी के अंदर आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है, तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा। ओके, एंड इस केस में क्या होगा, जो आरबीसी होंगे वो कैसे हो जाएंगे? पहली चीज माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। दूसरा हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा? बहुत लेस। अब इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? तो सबसे पहला तो कॉमन कॉज है लॉस ऑफ ब्लड। अगर किसी भी कंडीशन में बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लॉस ऑफ ब्लड हो गया तो। दूसरा, अगर कोई पर्सन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन इनटेक नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर, सो इट विल ऑल्सो लीड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या फिर अगर कोई कॉज हो सकता है तो हो सकता है अगर बॉडी से पुअर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि कैल्शियम बहुत जरूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जीआई ट्रैक्ट में। तो अब इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्रिटल नेल्स, देन ब्रिटल हेयर्स, difficulty in swelling. Okay, so these are the main symptoms of this iron deficiency anemia. Okay, so this is a most common type of anemia, and the cause is lack of iron in bone marrow. Risk factors पे हैं mainly vegetarian, छोटे बच्चे, pregnant women, menstruating women, people with excessive blood loss, people with chronic disorders, and endurance athletes. Okay. Then, as we have discussed, maternal anemia is seen. So maternal anemia में क्या होता है? Hemocritic less than 32% and hemoglobin level less than 11 gram per deciliter causes maternal anemia, and there will be increased blood volume which leads to increased demand for iron, and usually come about at the end of pregnancy. During pregnancy must have 27 mg per day, that this is the iron intake they are talking about, and rarely have sufficient iron stores, so often a supplement is recommended by the doctor. Now, next we have is thalassemia. So already we know that what is thalassemia. Thalassemia is an inherited disorder, okay, and this is characterized by the presence of abnormal hemoglobin chain in RBCs, okay, and इसको अगर दूसरा नाम से बोले तो उसको कुलेज अनीमिया भी बोला जाता है। ओके, अब इसके दो टाइप होते हैं, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। ओके, सो अल्फा और बीटा में अगर कंपेयर करें तो बीटा वाला जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, अब अल्फा बीटा में डिफरेंस क्या होता है? तो अल्फा में यूजुअली अल्फा जो होता है वो फीटल लाइफ में होता है, सो इट अकर्स इन फीटल लाइफ, एंड इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया देयर इज डेफिशिएंसी, और अल्फा चेन्स आर लेस और एब्सेंट और एबनॉर्मल। ओके, एब्सेंट और एबनॉर्मल। ओके, एंड बीटा चेंज कैसी होती है? बीटा चेंज प्रेजेंट होती हैं एक्सेस में। ओके, एंड दिस लीड्स टू डिफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। सो यहाँ पे जो इरेथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव, एंड इट लीड्स टू हीमोलिसिस। हीमोलिसिस के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो बीटा चेन्स होंगी वो कैसी होंगी? दे विल बी लेस इन नंबर और एब्सेंट और एबनॉर्मल। ओके, एंड अगेन अल्फा चेन्स कैसी होंगी? एक्सेस, एक्सेस इज नंबर। ओके, एंड द अल्फा चेन प्रेसिपिटेट कॉजेस अगेन डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस एंड हिमोलिसिस, यहाँ पे भी देखा जाता है। देन उसके बाद है मैक्रोसिटिक अनीमिया। ओके, सो मैक्रोसिटिक एज इन नेम सजेस्ट मैक्रो, मैक्रो मींस यहाँ पे जो आरबीसी का साइज है वो कैसा हो जाएगा? बहुत ही बड़ा। ओके, तो हमें पता है कि जो स्टेम सेल होता है, यानी कि जो मदर सेल होता है वो कैसा होता है? हमेशा बड़ा होता है। एंड इरेथ्रोपोइसिस में क्या होता है? जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उससे मेच्योर होकर हमको एक मेच्योर्ड आरबीसी मिलता है जो कि एज कंपेयर टू मदर सेल छोटा होता है। तो अगर साइज जो है वो बड़ा ही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है इरेथ्रोपोइसिस में, यहाँ पे डिफेक्ट है, यानी कि आरबीसी जो है वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो उनका साइज है वो कैसा है? बहुत ही बड़ा है। अब मैक्रोसिटिक अनीमिया में हमको दो टाइप की अनीमिया देखने को मिलते हैं, पहला पर्नीशियस, दूसरा फॉलिक एसिड। सो वन बाय वन वी गोइंग टू डिस्कस। तो पर्नीशियस अनीमिया वो अनीमिया होता है जिसमें डेफिशिएंसी होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज नोन एज विटामिन बी 12। ओके, अब विटामिन बी 12 कहाँ पे
एब्जॉर्ब होता है। तो पहली चीज तो यह है कि एक बंदा है जो प्रॉपरली इंटेक नहीं कर रहा है, विटामिन बी 12 डाइट में नहीं ले रहा है। दूसरी चीज कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, बॉडी के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी वजह से जो आपका विटामिन बी 12 है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ओके, सो देर इज अनदर नेम फॉर पर्नीशियस एनीमिया, दैट इज एडिसन्स डिजीज, उसको एडिशन डिजीज भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाती है, विच लीड्स बिकॉज ऑफ अ ऑटो इम्यून disease. Okay, and it leads to destruction of parietal cells. Now what are parietal cells? Parietal cells are those cells which are responsible for the production of this factor which is known as intrinsic factor. And intrinsic factor वो factor होता है जो कि विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करके टर्मिनल इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम में जाके विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन कराता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब अगर पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया तो यानी कि आईएफ जो है वो बनेगा ही नहीं, एंड वो उसके साथ बाइंड ही नहीं होगा विटामिन बी 12 के साथ, एंड देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। नाउ व्हाई विटामिन बी 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विटामिन बी 12 रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी की मेचुरेशन प्रॉपरली होनी है, तो उसके लिए विटामिन बी 12 प्लस फॉलिक एसिड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली बॉडी के अंदर नहीं हो रही है तो इट विल लीड टू अनमेच्योर्ड आरबीसी एंड इट विल लीड्स टू मैक्रोसिटिक, यानी कि जो आरबीसी का साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत ही बड़ा। ओके, यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सेम कंडीशन होती है, बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है तो आरबीसी मेच्योर नहीं हो पाएंगे, डीएनए सिंथेसिस विल बी डिफेक्टिव एंड इट लीड्स टू लार्ज साइज ऑफ द आरबीसी। ओके, फाइन। नाउ लास्ट वी हैव द प्लास्टिक एनीमिया। अब प्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे द रेड बोन मैरो इज रिड्यूस, इट्स आइदर रिड्यूस और रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू, यानी कि रेड बोन मैरो का ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड अगर रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो रहा है सो इट लीड्स टू लेस नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे होंगे, नॉर्मोसेटिक है, नॉर्मोक्रोमिक ही होंगे, साइज और हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल होगा। लेकिन क्योंकि प्लास्टिक एनीमिया में रेड बोन मैरो ही फैटी टिश्यूज से रिप्लेस हो रही है तो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ओके, अब इसके कॉजेज होते हैं, अगर कोई पर्सन रिपीटेडली एक्सपोजर में आ रहा है एक्स रेज के, गामा रेज के, तो हो सकता है, या फिर अगर कोई प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन है या कोई गोल सॉल बेंजीन रेडियम के एक्सपोजर में आ रहा है तो हो सकता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है लाइक हेपेटाइटिस या फिर एचआईवी, तो इस कंडीशन में एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। Okay, so this is all about the today's class. I hope you find this class more helpful for you. Thank you so much.